नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने भाजपा पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली के स्कूलों की सूरत बदली है, यही वजह है कि आज दिल्ली का शिक्षा मॉडल देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार अपील करते हैं कि उनके स्कूल को देखने के लिए सभी आमंत्रित हैं। जिन्हें जिस विधानसभा का स्कूल देखना है वो देख सकते हैं। पाठक ने आगे कहा कि आज शिक्षा पर बहस हो रही है। हम ये नहीं कहते कि हम अच्छे से बहस करते हैं, लेकिन जब हमने कहा कि हमारे कुछ विधायक दिल्ली के एमसीडी स्कूल देखेंगे तो भाजपा को मिर्ची लग गई। उन्होंने कहा कि इस दौरान एक ऑडियो भी प्रस्तुत किया गया जिसमें कहा जा रहा था कि किसी भी आप विधायक और मीडिया को स्कूल में प्रवेश ना दिया जाए। इसके साथ ही साथ एमसीडी स्कूल पर ताला और स्कूल की कुछ फोटो भी दिखाई गई और फोटो के द्वारा दावा किया गया कि एमसीडी स्कूल में किसी भी तरह से छात्र की पढ़ाई करने के लिए नहीं है और फोटो में टूटी हुई दीवार इस बात का प्रमाण दे रही है। और आपको बता दें कि शनिवार को आपके विधायक एमसीडी स्कूल देखने पहुंचे थे और दुर्गेश पाठक ने कहा कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता ने हमें अपनी कीमती वोट देकर चुना है। हमें भी स्कूल देखने से मना कर दिया गया और स्कूल के बाहर ताला लगाकर भाजपा ने ये सिद्ध कर दिया है कि उन्हें एमसीडी स्कूल का एक भी नया क्लासरूम नहीं बनाया है। अगर बनाते तो दिखाने से डरते नहीं। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के एक एक प्रतिनिधि को हम आमंत्रित करते हैं, आओ और हमारे स्कूल देखो, क्योंकि हमने विश्व स्तरीय स्कूल बनाए हैं और यही वजह है कि निजी स्कूलों से नाम कटवा कर बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात कर ली जाए, आप विधायक ने स्कूलों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। जिस तरीके से जो है लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही थी कि उन्होंने दिल्ली के लिए और दिल्ली के बच्चों के लिए एक भी स्कूल नहीं बनाया, मगर यही चीज उन्होंने चेक करने की भी कोशिश की। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो विधायक है उन्होंने भी स्कूलों को दिखाने की कोशिश की और यहाँ तक कि ये भी दिखाया गया कि स्कूल जो है वो कितने बेहतर बने हैं। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं विदेशों में भी आम आदमी पार्टी का जो रोल मॉडल है शिक्षा को लेकर वो कहीं ना कहीं सराहया नहीं जा रहा है और लगातार उसकी कहीं ना कहीं प्रशंसना भी होने लगी है। मगर यहाँ बात करें जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी की तरफ से ऑफर दी जा रही है भाजपा को, आइए हमारा स्कूल देखिए और जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर उन्होंने विकास किया है उसके अंदर क्या बदलाव किया गया है उसके लिए वो आमंत्रित करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से एमसीडी के स्कूलों की, क्योंकि एमसीडी जो है वो अभी तक कह सकते हैं केंद्र सरकार के अधीन है और क्योंकि पहले वो दिल्ली सरकार के अधीन थी मगर अब केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र सरकार ने एमसीडी स्कूलों के अंदर कितने बड़े बदलाव किए हैं, क्योंकि 15 साल तक कहीं ना कहीं एमसीडी के अंदर भाजपा की सरकार रही है और भाजपा जो है वो एमसीडी के स्कूलों को बेहतर विकास करने के लिए लगातार कहा जा रहा था भाजपा की तरफ से हमने बेहतर विकास किया है, स्कूलों को बेहतर किया है। मगर उसी को लेकर अब आम आदमी पार्टी जो है वो निगम के स्कूलों को चेक करना चाहती है। मगर अब जिस तरीके से दुर्गेश पाठक ने कहा कल कि हम स्कूलों को चेक करना चाहते हैं, एमसीडी के स्कूलों को दिखाइए या फिर हमारे स्कूलों को देखिए और हमने किस तरीके का विकास किया है वो देखिए। मगर यहाँ पर जैसे ही भाजपा के लोगों को यह पता लगा कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक है या फिर कहे नेता है वो स्कूलों को चेक करने आने वाले हैं, तो उन्होंने स्कूलों के अंदर सिक्योरिटी गार्ड जो लगा रखे हैं उनको मना कर दिया गया है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को नहीं अंदर आने दिया जाएगा और जहां तक कि मीडिया को भी अंदर आने से मना कर दिया गया है। तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं जो स्कूलों की जांच होनी चाहिए थी उसको लेकर अब बड़ा सवाल जो है भाजपा की तरफ ही खड़ा होता नजर आ रहा है, क्योंकि जो उन्होंने स्कूलों के अंदर बदलाव किए हैं, जो कागजों के अंदर कहा जा रहा है एमसीडी के द्वारा कि उन्होंने स्कूलों के अंदर बेहतर विकास किया है, बड़े बड़े स्कूल बनाए हैं, वो स्कूलों की जब चेकिंग करने की बारी आई तो कहीं ना कहीं जो अब उनको मना कर दिया गया है कि स्कूलों के अंदर किसी को भी आने की प्रवेश की अनुमति नहीं है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दुर्गेश पाठक ने कहा किसी जानकार के थ्रू या फिर किसी कैसे भी करके उन्होंने थोड़ी बहुत जो वीडियो या फोटो बनाई है
उसके माध्यम से साफ जाहिर होता है कि स्कूलों के अंदर कोई भी विकास नहीं किया गया एमसीडी के स्कूलों के अंदर। और यहां तक कि स्कूलों के अंदर जो कह सकते हैं अलग अलग सब्जेक्टों के जो टीचर होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं उसमें भी कमी देखने को मिल रही है। एक ही टीचर जो है वो तमाम सारे सब्जेक्ट जो है वो स्कूलों के अंदर पढ़ा रहे हैं, और यहां तक कि बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि एमसीडी के जो स्कूल है उनके अंदर बच्चे नहीं है, सिर्फ दिल्ली सरकार के स्कूलों के अंदर ही बच्चे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी राजीव, अब सवाल ये उठता है, जिस तरीके से बीजेपी ये दावा करती है कि हमने बड़े बड़े स्कूल बनाए हैं और विकास कार्य किए हैं स्कूलों में, तो अगर उन्होंने इतने बड़े बड़े स्कूल बनाए हैं तो फिर क्यों मीडिया और आम आदमी पार्टी के नेताओं को स्कूल के अंदर जाने से रोका जा रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर भाजपा के बड़े बड़े दावे हैं, कागजों के अंदर ये कहा जाता है कि हमने इतने विकास कर दिया, इतना करोड़ रुपया खर्च कर दिया, और लगभग कोरोना काल के अंदर एक स्कूल खोलने के लिए कहीं ना कहीं प्रेम नगर के अंदर, दिल्ली के प्रेम नगर के अंदर यहाँ पर आदेश गुप्ता जी और कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं पेट्रोल मंत्री जो थे वो आए थे, और उन्होंने एक बड़ा स्कूल बनाने के लिए कहा गया था कि ये स्कूल जो है लगभग कह सकते हैं 15 से 20 कमरों का होगा। इसके अंदर क्या काफी करोड़ रुपए का इस कहते हैं खर्च बताया गया था, और यह भी कहा गया था कि 1.5 साल के अंदर वो स्कूल तैयार हो जाएगा। मगर अभी लगभग कह सकते हैं 2 साल होने लगे हैं और स्कूल का नामो निशान नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर की जा रही है। पर यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा जो है अब स्कूलों को, एमसीडी के स्कूलों को चेक नहीं करने दे रहा है, यहाँ तक कि मीडिया के अंदर आने पर भी एंट्री बैन कर दी गई है, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्कूलों के अंदर की जो पोल है वो खुलती हुई नजर नहीं आए। शायद इसीलिए मीडिया को और आम आदमी पार्टी को स्कूलों के अंदर आने से मना कर दिया गया है। जी राजीव, वहीं अगर बात कर ली जाए, जिस तरीके से दुर्गेश पाठक ने कहा कि एमसीडी के स्कूल्स को देखने की उन्होंने बात कही और खुद के जो उनके स्कूल बनाए गए हैं उन्हें दिखाने की बात यहां पर कही गई है, तो इस तरीके की चुनौती कहीं ना कहीं दुर्गेश पाठक द्वारा दी गई है, तो इस पर बीजेपी का कोई रिएक्शन सामने आया हो? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें, भाजपा जो है वो लगातार शिक्षा के मॉडल को लेकर दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने आप बिल्कुल ऑफर दे दिया कि आप लोग आइए, भाजपा के कोई भी नेता हो, चाहे वो विधायक हो या फिर बड़े नेता हो या छोटे नेता हो, आप आइए, दिल्ली से सरकार के जितने भी स्कूल है उनके अंदर आके आप चेक कीजिए कि किस तरीके से पढ़ाई की जा रही है, किस तरीके से विकास किया गया है, स्मार्ट क्लासेस किस तरीके से बनाई गई है, बच्चों के अंदर आने तक किस तरीके की सुरक्षा दी जाती है, बच्चों के बाहर जाने तक क्या सुरक्षा मिलेगी, सिक्योरिटी गार्ड कितने हैं, कमरे कितने बनाए गए हैं, उनके अंदर पढ़ाने का तरीका क्या है, ये तमाम जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं अब वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी विधायक जो है भाजपा का या फिर बड़े नेता जो है या छोटे नेता है, अगर वो स्कूलों को चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। उसके लिए हर विधानसभा के अंदर आपके जो विधायक है वो कहीं ना कहीं उस स्कूल को दिखाएंगे। आप स्कूल के अंदर आइए, स्कूल के अंदर हर तरीके से चेकिंग होगी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से एमसीडी स्कूलों को चेक करने की बात की जा रही है, तो एमसीडी के स्कूलों के अंदर अब आने से अनुमति नहीं दी जा रही है, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं एमसीडी के स्कूलों के अंदर कुछ ना कुछ गोरख धंधा जरूर चल रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े कागजों के अंदर अनाउंस किया जाता है या फिर बड़े बड़े नेताओं के द्वारा यह कहा जाता है कि एमसीडी के अंदर हमने इतना विकास कर दिया, एमसीडी के इतने बड़े बड़े स्कूल बना दिए हैं, वो स्कूल जो है वो कहां पर है और उनके अंदर पढ़ाने वाले जो टीचर है वो कहां पर है और छात्र जो है वो कितने हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। और एमसीडी कैसे तरफ से जितने बड़े दावे किए गए वो कहीं ना कहीं विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। मगर जिस तरीके से दुर्गेश पाठक ने अब चेतावनी दी है कि हम स्कूलों के अंदर आएंगे, स्कूलों की जांच करेंगे और दिल्ली सरकार के स्कूलों के अंदर आप लोग आ सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप जरूर देखने को मिल रहा है। मगर एमसीडी के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ स्कूलों के अंदर जो विकास होना चाहिए थे वो अभी एमसीडी के स्कूलों के अंदर देखने को नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं एमसीडी से शायद या फिर भाजपा से नाराज होती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, जिस तरीके से देखा गया है आए दिन जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच एक सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है, तो इसी कड़ी में आज भी कोई सियासी ड्रामा जो है इन दोनों के बीच देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी और भाजपा की, तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं खींचातानी देखने को मिल रही है लगातार पिछले कुछ दिनों से। जब से सीबीआई रेड जो मनीष सिसोदिया के घर से हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप भाजपा की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट बोलती है, भ्रष्ट आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा को भ्रष्ट बोलती है। और इसी कड़ी में जिस तरीके से अब स्कूलों के अंदर कहीं ना कहीं विकास किया गया है, नहीं किया गया है, इसके लिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो खुले मंच
पर चेतावनी देते नजर आ रही है कि आप दिल्ली के स्कूलों को चेक कर सकते हैं, एमसीडी के स्कूलों को हमसे चेक करवा सकते हैं, अगर किसी के अंदर भी कोई कमी है तो उसको मिल बैठकर दूर भी किया जा सकता है। मगर भाजपा की तरफ से एमसीडी के स्कूलों को चेक कराने के लिए कोई भी अभी गाइडलाइन नहीं बनाई गई है, ना ही ये कहा गया कि अगर कहते हैं आम आदमी पार्टी के विधायक चेक करना चाहते हैं तो बिल्कुल उनका स्वागत है। यहाँ तक कि अब ये जानकारी भी मिल रही है कि मीडिया को भी स्कूलों के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, उनको भी चेक करने नहीं दिया था। वो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं एमसीडी के स्कूलों के अंदर बड़ा घोटाला जरूर हुआ है, जिसकी वजह से मीडिया तक को अंदर आने से मना कर दिया गया है। जी राजीव, तो क्या कहा जा सकता है कि बीजेपी डर गई है क्योंकि मीडिया को भी अंदर जाने से मना कर दिया, आम आदमी पार्टी के जो नेता है उन्हें भी जाने से मना कर दिया है, तो सीधे तौर पर क्या कहा जा सकता है कि बीजेपी इस पूरे जो स्कूलों को लेकर जो चीजें हैं उससे डर गई है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से विदेशी अखबारों की, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं उसके आम आदमी पार्टी के जो शिक्षा मॉडल है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं काफी सराहा गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करें तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल को सराहा गया था, तो और लगातार उसकी तारीफ भी होती नजर आई थी। मगर अब जिस तरीके से भाजपा जो है वो एमसीडी के स्कूलों को नहीं दिखाना चाह रही है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं एमसीडी के स्कूलों के अंदर बड़ा घोटाला हुआ है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार बार बार कह रही है कि हम शिक्षा के अंदर जो भी विकास किया है वो एमसीडी के स्कूलों के अंदर भी होना चाहिए था, मगर एमसीडी के स्कूलों के अंदर सिर्फ बच्चे जो है वो सिर्फ नाम मात्र ही पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्कूलों के अंदर ना तो विकास है, ना ही स्कूलों को इतना बेहतर बनाया गया है, ना ही शिक्षा के लिए हर अलग अलग टीचर होने चाहिए तो वो नहीं है, और ना ही बच्चों के लिए कहीं ना कहीं जो सुविधाएं होनी चाहिए तो वो नहीं देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से एमसीडी के स्कूलों से बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं गायब होते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं स्कूलों को कहीं ना कहीं एमसीडी जो है वो बंद करते हुए नजर आ रही है। मगर इसी कड़ी के अंदर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं राजनीति के माहौल से ही कहीं ना कहीं दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर भाजपा की तरफ से एमसीडी के स्कूलों को लेकर चुप्पी साधते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शनिवार को 2 दिवसीय दौरे बिजनौर पर होंगे, और आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर लगभग तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले के आला अफसर दिन भी दौड़ते नजर आए और इस दौरान डीएम उमेश मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों को तैयारी के लिए दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि शनिवार शाम 4:10 पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर पहुंचे और मुख्यमंत्री मालन नदी पर पौधारोपण उनके द्वारा किया गया और साथ ही जनसभा को संबोधित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई पुलिस लाइन और महात्मा विदुर सभागार कलेक्ट्रेट का लोकार्पण करने के बाद जिला कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया, और जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के 2 दिन के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। जनसभा के लिए पंडाल बनाना शुरू हो गया। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज सीएम योगी जो है बिजनौर और रामपुर दौरे पर रहने वाले हैं, एक बार इसे लेकर पूरी अपडेट। देखिए, 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और कल मुरादाबाद उन्होंने समेत 3 जिले हैं वहां पर दौरा किया था, कार्यों का निरीक्षण किया, विकास कार्यों की जानकारी दी थी। उसी क्रम में आज सीएम योगी आदित्यनाथ बिजनौर और रामपुर जाएंगे। ये कह सकते हैं कि 10:20 पर प्रस्थान करेंगे और बिजनौर से, और बिजनौर के लिए तो वही 10:40 से 10:55 तक मेडिकल कॉलेज बिजनौर का निरीक्षण करेंगे। वही 11 बजे वो हेलीपैड बिजनौर कॉलेज पहुंचेंगे और 11:30 बजे वो पुलिस लाइन पहुंचेंगे, जहां पुलिस लाइन में लोकार्पण शिलान्यास करने का काम कराया जाएगा और साथ ही साथ निर्माणाधीन जो आवास है उसका निरीक्षण भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। वहीं 11:45 से और 12:30 बजे तक वहाँ पार्टी के जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद और जो कार्यकर्ता है उनसे कहीं ना कहीं मुलाकात करेंगे और साथ ही इनके साथ बैठक करने का काम करेंगे, जो कि पुलिस लाइन में होगी। तो वहीं जो निरीक्षण है वहाँ पर उसके बाद 12:35 से 12:55 तक बाल शिशु गृह का जो वहाँ बनाया जा रहा है बिजनौर में, वहाँ पर लाभार्थियों से संवाद करेंगे और साथ ही साथ वहाँ निरीक्षण करने का सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। और उसके बाद 1 से 2 बजे तक वो जनसभा रामपुर में जनसभा संबोधित करने का काम करेंगे और जनसभा संबोधित जनता से सीधा कहीं ना कहीं संवाद करने का काम सीएम योगी करेंगे। और लगभग 2:30 बजे वो पुलिस लाइन रामपुर से रवाना होंगे। 3:04 उद्यमियों से संवाद करेंगे, जो उद्योगपति है, जो उद्यमी है, उनसे कहीं ना कहीं संवाद किया जाएगा। और पुलिस लाइन मुडा पांडे हवाई अड्डे से मुरादाबाद के लिए वो
रवाना हो जाएंगे और कहीं ना कहीं 5 बजे वो लखनऊ पहुंचेंगे। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा था और इन 2 दिवसीय दौरे में उन्होंने विकास कार्यों की आज भी समीक्षा करेंगे, पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और जो जनता को समर्पित है विकास कार्य उनका भी अवलोकन या कह सकते हैं कि निरीक्षण करने का काम करेंगे। मालनी नदी है वहां पर पौधारोपण से लेकर तमाम चीजें हैं वहां का सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर रखी है और साफ कहा जा सकता है कि कल मुरादाबाद गए थे और आज सीएम योगी बिजनौर रामपुर जो कि आजम खान का गढ़ है वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे। जितिन वही बात कर ली जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ जो आज बैठक भी करेंगे, तो इस बैठक में किन किन मुद्दों पर बात होगी? देखिए बैठक कल भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था जनप्रतिनिधियों से संवाद किया था, विकास कार्यों की समीक्षा की थी। उसी क्रम में विकास कार्य कितनी जो चल रहे हैं वहां पर और कितनी गति अभी तक दी है उस पर कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी जनप्रतिनिधियों से। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, क्योंकि आजमगढ़ का क्षेत्र है रामपुर और रामपुर समाचार और रामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे, बिजनौर में भी करेंगे। तो पूरी तरह से समीक्षा बैठक ये कह सकते हैं कि आजम खान का जो गढ़ है रामपुर में भी जनता से संवाद करने का काम करेंगे और ये कहा जा सकता है कि उसमें विकास कार्य होंगे, जनप्रतिनिधि से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और किसी प्रकार की समस्या ना हो जनप्रतिनिधि, क्योंकि इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री दौरे पर गए थे तो उन्होंने जनप्रतिनिधि से शिकायत मिली थी कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था कि मुझसे सीधा मुझे पत्र लिखिए और मैं कहीं ना कहीं पार्टी पदाधिकारियों की सुनूंगा और अगर कोई नहीं सुनता तो मैं उनकी बातें सुनूंगा, उनको काम करने का काम करेंगे। तो ऐसे क्रम में जनप्रतिनिधि जो सांसद विधायक जो कार्यकर्ता है उनसे मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ साथ बैठक करके उनसे जो स्थिति है उसको जानने की कोशिश की जाएगी और साथ ही साथ जनसभा को संबोधित करने भी काम करेंगे तो सीएम योगी आदित्यनाथ। जितिन वही बात कर ले जिस तरीके से काफ़ी समय से सीएम योगी आदित्यनाथ जो है दौरे कर रहे हैं, तो इसी बीच जो आंकलन निकल के सामने आया है, किस तरीके का आंकलन निकल के सामने आया है कि जनता के सामने बीजेपी की किस तरीके की इमेज जा रही है? देखिए इमेज जानने के लिए सीएम जनप्रतिनिधियों से वार्ता करेंगे और इस बात की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा स्थिति में चुनाव कराया जाए तो क्या स्थिति होगी, क्योंकि रामपुर जिस तरह से आजम खान का गढ़ है तो वहीं बिजनौर की बात की, बिजनौर में भी भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है, तो दोनों ही ओर से जानने की कोशिश करेंगे और 2024 का चुनाव नजदीक है और चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नेताओं को जिम्मेदारी दी और प्रभारी बनाए गए थे। तो वही केंद्रीय मंत्री को प्रभारी बनाया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते इन पे अहम जिम्मेदारी है। अहम जिम्मेदारी को निभाते हुए सीएम जहां भी निरीक्षण कर रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक जरूर कर रहे हैं और स्थिति को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं और जो उनके नेता हैं उनकी को अधिकारी सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं और स्थिति क्या है भारतीय जनता मौजूदा समय में अगर चुनाव कराया जाए तो जनता कितनी खुश है भारतीय जनता पार्टी से। इन सब चीजों को जानने की कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। वहीं अगर जितेंद्र बात की जाए, बीजेपी जिस तरीके से लगातार दौरों पर फोकस कर रही है, जोर दे रही है दौरों पर, तो काफ़ी देखा गया है कि इसी बीच केंद्रीय मंत्रियों का भी जो है यूपी में आना जाना लगा हुआ है। तो इसी कड़ी में आज कोई केंद्रीय मंत्री यूपी दौरे पर आ सकता है? देखिए अभी केंद्रीय मंत्रियों के दौरे हालांकि ये जरूर कहा गया प्रभारी जरूर बना दिया गया, लेकिन अभी दौरे केंद्रीय मंत्रियों के भी नहीं शुरू हुए हैं और फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों डिप्टी सीएम लगातार दौरे कर रहे हैं और जल शक्ति मंत्री भी दौरे कर रहे हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं जानने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और जनता की नब्ज टटोलने का। अब केंद्रीय मंत्रियों का जो प्रभारी बनाए गए उनकी जो जिम्मेदारी तय की गई है, जल्दी उनके दौरे शुरू हो जाएंगे और इसी क्रम में लगातार जो प्रभारी बनाए गए वो भी जो जहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है वहां नब्ज टटोलने के जनता के बीच में जाकर और जो हार गए थे सीटें उन सीटों को पुनः वापसी के लिए लगातार प्रयास करेंगे। जितिन वही बात कर ली जाए, जिस तरीके से 2024 को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है, तो उसी बीच क्या इस महीने में सीएम योगी कोई बड़ा दौरा कर सकते हैं? देखिए मुख्यमंत्री होने के नाते इनके सारे दौरे जो अहम माने जाते हैं और कहीं ना कहीं बड़ा छोटे की बात नहीं है और उसमें जितने भी दौरे होते हैं तो सीएम हर चीज को बारीकियों से समझते हैं। जो विकास कार्य चल रहे हैं उनका स्थलीय निरीक्षण करते हैं, कानून व्यवस्था की बैठक करते हैं, जनप्रतिनिधियों से बात करते हैं, विकास कार्य है उन पर कहीं ना कहीं
जोर देने का काम करते हैं और चीजों को पूरी तरह से बारीकियों से समझते हैं और उसके बाद पूरी वहां पर सूचनाएं एकत्रित करके वो निर्देश जारी करने का काम करते हैं। तो तत्काल भी निर्देश जारी करते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो दौरे उनके जितने भी होते हैं वो अहम होते हैं। कल के दौरे को लेकर कोई अपडेट सामने आई हो? अभी फिलहाल 2 दिवसीय दौरा था। आज सीएम योगी आदित्यनाथ वापस आ जाएंगे लखनऊ और लखनऊ के बाद इनका जो कार्यक्रम है वो जारी होगा। लेकिन ये जो कहा जा सकता है कि ये कल भी किसी दौरे पर जा सकते हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई भी इनका कार्यक्रम अभी नहीं आया। चलिए जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा जिला संगरूर में बनने जा रहे मेडिकल कॉलेज के लिए श्री मस्तुआना साहिब में गुरुद्वारा अंगीठा साहब द्वारा 25 एकड़ की जो भूमि दान की गई थी, वहां पर मेडिकल कॉलेज का नींव पत्थर रखकर 1 साल में उसे पूरा करने का विश्वास दिलाया गया है। लेकिन एसजीपीसी द्वारा इस पर निर्माण कार्य करने के संबंध में एक स्टे लेने का मामला तूल पकड़ गया था और धरने प्रदर्शन के हालात पैदा हो गए थे। ऐसे में इलाके के संत समाज के अग्रणी हैं और धार्मिक नेताओं और इलाके के एसजीपीसी सदस्यों ने एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी से मुलाकात कर इस मामले को हल करने का दावा किया है। उनके मुताबिक एसजीपीसी ने अपने वकीलों को इस पर लगी स्टे को जल्द वापस लेने के आदेश दिए हैं और इस मामले में धरना प्रदर्शन करने वाले संस्थाओं को भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये संदेश दिया गया है कि इस संबंध में कोई भी प्रदर्शन न किया जाए। ये मामला पूरी तरह से हल हो चुका है और एसजीपीसी इसके संबंध में कोई अड़चन पैदा नहीं करेगी। और पत्रकारों से मुखातिब होते हुए इन धार्मिक नेताओं ने मुख्यमंत्री से कहा कि जहां पर भी हो सके और जल्दी से जल्दी इसका निर्माण कराने की मांग उनके द्वारा की गई है। वहीं इलाके के लिए एमबीबीएस दाखिले के लिए कुछ सीटें आरक्षित करने की मांग के साथ साथ यहां काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित करने की अपील मुख्यमंत्री से की गई है। जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ते जो मस्तवाना साहब ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੁਝ ਬਦਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ तो आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा जिला संगरूर में बनने जा रहे मेडिकल कॉलेज के लिए श्री मस्तुआना साहिब में गुरुद्वारा अंगीठा साहब द्वारा 25 एकड़ की जो भूमि दान की गई थी, वहां पर मेडिकल कॉलेज का नींव पत्थर रखकर 1 साल में उसे पूरा करने का विश्वास दिलाया गया था। लेकिन एसीपीसी द्वारा इस पर निर्माण कार्य करने के संबंध में एक स्टे लेने का मामला जो है तूल पकड़ता गया था और धरने प्रदर्शन के हालात पैदा हो गए थे। ऐसे में इलाके के संत समाज के अग्रणी हैं और उन्होंने धार्मिक नेताओं और इलाके के एसजीपीसी सदस्यों ने एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी से मुलाकात कर इस मामले को हल करने का दावा किया। उनके मुताबिक एसजीपीसी ने अपने वकीलों को इस पर लगी स्टे को जल्द वापस करने के आदेश दे दिए हैं और इस मामले में धरना प्रदर्शन करने वाली संस्थाओं को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संदेश दिया गया कि इस संबंध में कोई भी प्रदर्शन न किया जाए। ये मामला पूरी तरह से हल हो चुका है। एसजीपीसी इसके संबंध में कोई अड़चन पैदा नहीं करेगी। और पत्रकारों से मुखातिब होते हुए इन धार्मिक नेताओं ने मुख्यमंत्री से यहां जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की है। वहीं इलाके के लिए एमबीबीएस दाखिले के लिए कुछ सीटें आरक्षित करने की मांग के साथ साथ यहां काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित करने की अपील की। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से बात कर लें, एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी से एसजीपीसी सदस्य और धार्मिक संतों ने मुलाकात की है, क्यों ये मुलाकात की गई है, एक बार इससे लेकर पूरी जानकारी। देखिए, गुरुद्वारा अंगीठा साहिब द्वारा 25 एकड़ की जमीन अगर हम कहें कि सरकार को दान में दी गई थी, जिसपे अगर हम कहें संगरूर में मेडिकल कॉलेज बनना था, पर उस मेडिकल कॉलेज को लेकर हम कह सकते हैं कि अकाली दल की तरफ से या फिर सीधी तौर पर करें कि एसजीपीसी की तरफ से इस बात को लेकर स्टे ले ली गई थी कि पहले तो ये जो जमीन होती है किसी गुरुद्वारे का तो एसजीपीसी के अंडर आती है, तो उनके पास ये अथॉरिटी नहीं थी ये जमीन सरकार को ट्रांसफर करने की। तो इस पर लेकर 23 तारीख को हाईकोर्ट पहुंची थी एसजीपीसी,
उसके बाद 25 तारीख को स्टे मिल गया था। पर अब हम कह सकते हैं कि क्योंकि खुद एजीपीसी के प्रधान दावी से परमिशन मिल गई थी, तो उसके बाद अब बातचीत हुई है, तो फाइनली ये स्टे को लेकर अगर हम कह सकते हैं कि एजीपीसी मान गई है। उन्होंने कहा है कि अब जो 19 तारीख को अगली हेयरिंग है उसपे जो स्टे है वापस ले ली जाएगी। अपील ये की गई थी एजीपीसी की तरफ से कि अब संगरूर में मेडिकल हॉस्पिटल बन रहा है, जो मेडिकल हॉस्पिटल बन रहा है, इसमें जो पहले जो कुछ सीट्स है मेडिकल की, पहले तो लोकल एरिया के पे काम करेंगे, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे स्टाफ हो, वो भी लोकल एरियाज के लिए कुछ आरक्षण वहाँ पे हो। तो ये एक मेन मुद्दा यहाँ ये रहा कि लोकल आरक्षण यहाँ पे जरूर देखने को मिले, क्योंकि बार बार ये बात की जा रही है कि लोकल्स को जगह नहीं मिलती। जहाँ पे अगर हम कहें कि जहाँ खुद अंगीठा साहब गुरुद्वारे की बात कर ले, उनकी तरफ से जमीन दी गई है मेडिकल हॉस्पिटल के लिए, पर यहाँ पे अगर लोकल स्टूडेंट्स को ही एडमिशन नहीं मिला तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए उनकी अपील है कि लोकल स्टूडेंट के लिए कुछ एक टोटल आरक्षण हो, चाहे वो संगरूर के पूरे एरिया की हो या लोकल वहाँ पे मस्ताना जो एरिया जहाँ मसाला वहाँ के बच्चों के लिए हो। तो ये चीज अपील करके ये उन्होंने बात की है कि लोकल लीडर गए थे, चाहे वो धार्मिक लीडर हो चाहे लोकल जितने भी है, वो सब मिलके गए थे एजीपीसी प्रधान दावी से मिलने, और उन्होंने इसके लिए सहमति जता दी है। अब एक प्रिंसिपल सहमति जता दी गई है, तब ये देखना होगा कि क्या 19 तारीख को एजीपीसी अपनी स्टे वापस लेती है फिर नहीं, क्योंकि पहले भी 2 बार अगर हम कहें कि ये मेडिकल कॉलेज बनाने की कोशिश की जा चुकी है और दोनों बार किसी न किसी कारण स्टे लग गई थी। अमित, वही बात कर ली जाए जिस तरीके से सीएम से जो है यहाँ पर सीटों को लेकर आरक्षित करने की मांग भी की गई है, तो सीएम की तरफ से कोई आश्वासन उन्हें दिया गया हो? देखिए अभी तक सीएम की तरफ से कोई अगर हम कहें कि स्टेटमेंट नहीं आई है, पर हम कह सकते हैं कि जो लोकल लीडर है, लोकल अगर हम बात करें कि जो लोकल रिलीजियस लीडर्स हैं उनकी तरफ से बात की गई थी कि खुद अगर हम कहें द्वारा की अगर हम कहें कि जो कमेटी है वो गई थी खुद एजीपीसी प्रधान से मिलने, तो उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने अब उनको विश्वास जता दिया है। उससे बातचीत में खुद अगर हम कहें कि एजीपीसी के प्रधान ने उन्हें आश्वासन दे दिया है कि एनजीपीसी अब वो स्टे ऑर्डर वापस ले लेगी, पर उनकी अपील है। देखिए अभी भी यहाँ पे बात आई थी कि अब अपील की जा रही है सरकार से कि आप यहाँ पे कुछ हिस्सा आरक्षण लोकल्स के लिए रखें। अब सवाल यहाँ पे आता है क्योंकि मेडिकल हॉस्पिटल बन रहा है, तो कहीं भी आरक्षण देने की बात होती है तो उसके लिए सेंट्रल की परमिशन लेनी पड़ती है और खुद स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है। तो ये देखना होगा कि सर परमिशन को लेकर कहाँ तक बात पहुंचती है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली नहीं आई है। जी अमित, वही बात कर ली जाए इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज बनाने को लेकर हो, चाहे सीटों के आरक्षण को लेकर हो, तो इस पूरे मामले को लेकर क्या कोई चुनौती भी दी गई है कि अगर ये चीज़ें नहीं मान ली जाती है, स्टे जल्द वापस ना लिया जाए, तो कोई चुनौती की बात भी यहाँ पर की गई है? किसी तरीके के धरने प्रदर्शन की बात यहाँ पर की गई हो? देखिए तस्वीर तौर पर क्या है कि इससे पहले बनना तो वहाँ पे धरने शुरू कर दिए गए थे। एसजीपीसी की तरफ से हाई कोर्ट में स्टे ले ली गई थी, तो वहाँ पे जो कार्य था सर नींव पत्थर के आगे नहीं बढ़ पाया था। तो उस चीज को लेकर हम कह सकते हैं कि अब कल बकायदा अगर हम कहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो अगर हम कहें कि मेडिकल हॉस्पिटल्स में जहाँ पे गुरुद्वारा अंगीठा साहब के जितने मेंबर्स उनकी तरफ से बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये चीज बताई गई, अनाउंस की गई कि हमारी एसजीपीसी प्रधान साहब से बात हो चुकी है और उसके बाद उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि अब 19 तारीख को जो अगली हेयरिंग है वहाँ पे स्टे वापस लेने के बकायदा लोगों को कह दिया गया। और उसके अलावा जो ग्राउंड पे प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अपील की गई थी कि आप अपना धरना छोड़ दें, क्योंकि जो एक सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि आरक्षण की मांग की जा रही है, उस चीज को लेकर कंसिडर किया जाएगा, वो सरकार के हाथ भी भेजा जाएगा प्रपोजल और सेंटर के हाथ भी भेजा जाएगा। जहां से भी अप्रूवल लेने की जरूरत है तो वो ली जाएगी और जितना हो सके कोशिश की जाएगी कि लोकल्स को आरक्षण मिले यहाँ पे। जी अमित, वही बात अगर एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी की जाए तो पूरे मामले पर उनका क्या कहना है? देखिए अभी तक उनसे ऑफिशियली उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अगर हम बात करें कि जो लोकल अंगीठा साहब द्वारा के जो मेंबर्स हैं वो लोग गए थे उनसे बात करने, उन्होंने जो बात किया उनके थ्रू ही अभी तक कम्युनिकेट किया गया। अभी तक अगर हम कहें कि एसजीपीसी की तरफ से कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आया है इसके ऊपर, पर स्टे एसजीपीसी की तरफ से लिया गया तो एक्सपेक्टेड है कि आज या कल जल्दी ही एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बाहर आ सकता है। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ते जो मस्तमाना साहब कालज का कुछ बदबाद छिड़िया सीगा वो असी कल उस दे संबंध विच श्रोमणी कमेटी के प्रधान धामी साहब नूं इलाके दे साडी कमेटी इलाके दे कुछ मोहतबर बंदे लैके धामी साहब नाल मीटिंग की। धामी साहब ने सानू विश्वास दिवाया, कहते भी आपां कालज दे विच कोई डिक्का नहीं बनना, इलाके की सहूलत वास्ते बनदा इहनूं बनना चाहिए। उन्होंने अपने इलाके दे जिन्ने श्रोमणी कमेटी मैंबर ते लौंगोवाल साहब, बाबा बूटा सिंह जी भलवान साहब, तेजा कमालपुर साहब वो भी है ते नाल जिन्ने बंदे ते उन्हां दी ड्यूटी लाई है भी इहदा मसला तुसीं उत्थे हल करो। ते इन्हां ने अज सानूं उरे विश्वास दिवाया भी वो असीं थोड़े टाइम च जिहड़ी स्टे है वो खत्म करी जाऊगी ते सारे असीं सहयोग देवांगे कालज दा। कालज बनूगा सारे इलाके दियां संगतां दी सहूलत वास्ते। ते मैं इलाके दियां संगतां नूं बेनती करदा भी जिहड़ा आपां कोई भी प्रोग्राम रखिया होया सी ते हुण आपां ना करिए ते हुण आपां कालज दे विच सारे संयोग दईए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो अज बड़ी ही खुशी की गल है, धन धन संत बाबा अतर सिंह महाराज जियां दे अस्थान ते जो CM भगवंत सिंह मान वल्लों गुरुद्वारा सचखंड अंगीठा साहिब वल्लों 25 एकड़ ਜ਼ਮੀਨ दान ਦਿੱਤੀ सी, जो कि 5 तरीक ਨੂੰ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਪਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ SGPS ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੋ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਸਟੇ ਲੈਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਸੀ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਲਜ ਸਹੂਲਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਗਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਲਜ ਦਾ। ਸੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਭਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਸਟੇ ਲੈਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇ ਅਸੀਂ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਜ ਹੋਣ, ਕੱਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਪਮਾ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖੜ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ CM ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ CM ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕਾਲਜ ਹੈ ਇਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਸਤਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ 25 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਯੋਗੀ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮਨਸਾ ਵੀ ਸੀ ਕਾਲਜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿकेशन ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ प्रोसीजर। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है। दिग्गज नेता अशोक चौहान गुरुवार को गणेश दर्शन के लिए वर्ली स्थित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के OST आशीष कुलकर्णी के घर पहुंचे थे। यहां उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी और इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। हाल के दिनों में भगवा खेमे के पदाधिकारियों के साथ उनकी निकटता दिखी है और इसके अलावा वो कांग्रेस के बागी गुट G23 के भी सदस्य हैं। उन्होंने हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले गुलाम नबी आजाद से भी मुलाकात की थी। तो वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के पाला बदलने की खबरों के बीच कांग्रेस नेता बाला साहेब थोरात ने ट्वीट करते हुए कहा कि मेरे सहयोगी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक चौहान के बारे में मीडिया में खबरें झूठी हैं, शरारती और भ्रामक प्रकृति की जो है की जा रही है और अशोक राव की
सक्रिय रूप से भारत जोड़ो यात्रा की योजना बना रहे हैं। हम सब मिलकर महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आजची माननीय अशोकराव चव्हाण यांची जी बातमी मीडियामध्ये आहे ती अत्यंत चुकीच्या आधारावर फिरते आहे। असे कोणतीही परिस्थिती नाही। काँग्रेसमध्ये माननीय अशोकरावजी आहेत, ज्येष्ठ नेते आमचे ते आहेत। आम्ही एकत्र काम करतो आहोत। भारत जोडो आंदोलन जे आहे, भारत जोडो लॉंग मार्च आमचा आहे, पदयात्रा जी आहे, त्यासाठी त्यांचं नियोजनामध्ये प्रामुख्याने ते भाग घेत आहेत। ते काही गणपतीच्या दर्शनाच्या निमित्तानं मित्राकडे गेले, तिथे दुसऱ्या नेत्यांची भेट झाली, म्हणून त्याचा असा अर्थ करणं, असं तर्क लावणं हे बिलकुल योग्य नाही। माननीय अशोकरावजी आम्ही सगळे एकत्र रीतीनं काँग्रेसची बांधणी करण्याकरता काम करतो आहोत, करत राहणार आहोत। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात कर ली जाए तो पूर्व सीएम अशोक चौहान के पाला बदलने की खबरें जो हैं सामने आ रही हैं, लेकिन इसी बीच जो है एक ट्वीट भी सामने आया है जिसमें ये कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, अशोक चौहान जो है वो पाला नहीं बदलने वाले हैं। बिल्कुल देखिए, महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता इस वक्त अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। यह बात किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पूर्व मंत्री असलम शेख जैसे ईडी की बात सामने आई और 100 करोड़ घोटाला का उनके ऊपर आरोप लगा, वह तुरंत भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहित कम्बोज और देवेंद्र फडणवीस के पास मुलाकात की और यह मुलाकात वीडियो जो है वायरल हुई थी। तो जाहिर तौर पर इस तरह की बातें छुपी नहीं है। हालांकि जिस तरह से गणपति बप्पा के दर्शन के बहाने अशोक चौहान देवेंद्र फडणवीस के यहाँ पहुंचे थे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई थी, 20 और 25 मिनट की मुलाकात में सियासी जमीन तलाशने की बात सामने आई थी कि अशोक चौहान अब जो है एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी का पाला पकड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही पूरी बात मीडिया में सुर्खियां बनी, उसके बाद तुरंत कांग्रेस के नेता बाला ठाकुर ने आकर सफाई की और इस सफाई में कहा कि मीडिया जो है इसे मसाला देकर बना रही है, जबकि अशोक चौहान भारत जोड़ो आंदोलन की मुहिम चलाने की तैयारी में है। हम उनके साथ निष्ठ और पार्टी निष्ठ नेता है कांग्रेस के। इस तरह का बयान जरूर आया है, लेकिन यह बात किसी से छुपी नहीं है। जब महाराष्ट्र में तमाम कांग्रेस के बड़े नेता महाविकास अघाड़ी के साथ छूटने के बाद एक बार फिर से एकनाथ शिंदे सरकार की तलाश लगी। सत्यप्रकाश, वहीं बात कर ली जाए, क्या कारण है कि जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े दिग्गज जो हैं, वो कांग्रेस पार्टी छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं? पहले गुलाम नबी आजाद और उसी के चलते अब पूर्व सीएम अशोक चौहान भी जो है पाला किसी वक्त बदल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से उनके आवास में मुलाकात की है, तो कहीं ना कहीं ये मायने निकाले जा रहे हैं कि जल्द वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो क्या कारण है कि इस तरीके की चीजें कांग्रेस में देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की जब सरकार थी उस दौरान भी कांग्रेस के कई विधायक नाराज थे, क्योंकि उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया था और जिन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया था उनके अलावा जो मंत्री पद पे मौजूद थे उन्हें भी यह नाराजगी थी, उन्हें फंड नहीं मिलता है, उनकी बातें सुनी नहीं जाती है, हाईकमान उनकी बात नहीं मानता। इसके अलावा महाराष्ट्र विधान परिषद के दौरान 7 विधायकों ने ड्रॉप वोटिंग की। वही प्रोटेस्ट के दौरान भी देखा गया कि जब विधायक मौके पे नहीं पहुंचे बातें कांग्रेस में रही है और यह पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस के विधायकों ने नाराजगी व्यक्त की है। अब ऐसे भी माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की तरफ से काफी पहल की गई है कि कांग्रेस के बाकी विधायकों को अपने पाले में लिया जाए और यह भी बात है कि कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं को मंत्री भी बनाया जा सकता है जब अक्टूबर में एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार हो। सत्यप्रकाश, वहीं बात कर ली जाए, कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके गुलाम नबी आजाद से भी अशोक चौहान ने जो है मुलाकात की है, तो इसके क्या सियासी मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जैसे ही अटकलें आती है कि कांग्रेस के कई नेता जो है पार्टी छोड़ सकते हैं, उसके बाद हाईकमान की तरफ से एक मौका दिया जाता है कि आप उन्हें समझाइए बुलाइए। लेकिन जो नेता जैसे गुलाम नबी आजाद ने जिस पद्धति से छोड़ा है, जिस उद्देश्य को लेकर छोड़ा है, वह उद्देश्य उनका क्या हो सकता है, यही उद्देश्य जानने के लिए अशोक चौहान भी लाभायित है। अशोक चौहान यह जानना चाहते हैं
कि आखिर जो है आपसी जो मतभेद है कहीं सिमिलरिटी तो नहीं है, समानता तो नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कांग्रेस के बड़े नेताओं को छू रही है। यही वजह है कि कल हमने कांग्रेस के नारायण प्रवक्ता अशोक चव्हाण से भी बातचीत की थी। तभी भी उन्होंने यही बात कही थी कि कांग्रेस के जो पाला छोड़ने के अटकलें हैं उसको विराम लग सकता है। यानी समझाने की जो प्रक्रिया तेजी से चल रही है, लेकिन देखना यह होगा क्या कांग्रेस के बड़े नेताओं को समझाने के बाद यह नेता मानते हैं या नहीं। सत्यप्रकाश, वहीं बात कर ली जाए जिस तरीके से अशोक चौहान जो है कभी भी किसी वक्त भी जो है पाला बदल सकते हैं, तो इस बीच अशोक चौहान की कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो? देखिए, अशोक चौहान ने इस मुलाकात को भी यही कहा था कि दर्शन करने हम गए थे। ये आकस्मिक मुलाकात है, कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं है। लेकिन राजनीति में ये चीजें मायने नहीं रखती, तो पाला बदलता है वो क्या कुछ करता है। राजनीति ये मायने लगता है कि कितनी तैयारियां हैं और कितनी मीटिंग हुई, सब्जेक्ट को लेकर मीटिंग हुई है। जाहिर तौर पर यह अगर मामला सामने आता है तो लोगों के मन में सवाल खड़ा होता ही है कि आखिरकार अशोक चौहान और पृथ्वीराज चौहान दोनों पूर्व मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे के पाला में जाना क्यों चाहते? जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कांग्रेस की जो नींव है अब कहीं ना कहीं हिलती हुई नजर आ रही है। तो महाराष्ट्र में अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात की जाए तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या कुछ जो है अपडेट सामने आ रही है, किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा पर काम किया जा रहा है? बिल्कुल निशा जी, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तमाम जो पुराने नेता हैं जो पार्टी से नाराज है या जो पार्टी छोड़ चुके हैं उनसे मिलकर उन्हें समझाया बुझाया जाएगा और पार्टी का जो नीति है, पार्टी का जो प्रेरणा है उसे बताया जाएगा कि पार्टी आखिर क्या चाहती है। हालांकि कांग्रेस एक बार फिर से जोर मार रही है कि एक बार फिर से सत्ता में वापस लौटा जाए, लेकिन सत्ता में लौटने के लिए तमाम पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं का होना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि सियासी जमीन तलाशने के लिए आजाद भारत जोड़ो मुहिम चलाई जा रही है और इस मुहिम के तहत तमाम बड़े नेता अपने अपने इलाके में दौरा करेंगे और उन नाराज और उन छूटे हुए नेताओं से बातचीत करेंगे, उन्हें मनाने और उन्हें कांग्रेस की नीतियों को समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कांग्रेस एक बार फिर से मजबूत हो। चलिए सत्यप्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि रविवार यानी आज कांग्रेस महंगाई के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करेगी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ मोहन मरकाम सहित बड़े नेता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें अपने इस प्रदर्शन के जरिए वो मोदी सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे और पूरे देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली कूच कर रहे हैं। महंगाई को लेकर दिल्ली में आयोजित इस रैली का और आंदोलन में शामिल होने वाले छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के कार्यकर्ता स्पेशल ट्रेन से दिल्ली रवाना हुए हैं और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने रायपुर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया है। ये ट्रेन रायपुर के बाद बिलासपुर के उसलापुर और पेंड्रा रोड पर रुकेगी और यहाँ से भी कांग्रेसी जो है ट्रेन में सवार होंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ट्रेन की व्यवस्था और समन्वय हेतु अलग अलग प्रभारियों को नियुक्त किया है और स्पेशल ट्रेन के अलावा नियमित ट्रेन, वायु मार्ग और सड़क मार्ग से भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली रैली में शामिल हो जाएंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि 4 सितंबर को रामलीला मैदान में ये रैली होगी और छत्तीसगढ़ सहित अलग अलग राज्यों के लोग इसमें आएंगे और महंगाई, खाद्य पदार्थों और जीएसटी जिन पर लगाई गई है उस पर जो है प्रदर्शन होगा और बेरोजगारी पर एक जोरदार प्रभावशाली संदेश इस असंवेदनशील मोदी सरकार को हम देने वाले हैं और हम सरकार तक जनता की आवाज़ पहुंचाएंगे। लोग चाहते हैं कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ कदम उठाए जो मोदी सरकार ने नहीं उठाया। लोगों की समस्याएं बड़ी हैं और इसीलिए हम एक विपक्षी दल होने के नाते, एक रचनात्मक विपक्ष दल होने के नाते हमने रैली का आयोजन किया है। ये हमारा लोकतांत्रिक हक बनता है। तो आपको बता दें कि रविवार यानी आज कांग्रेस महंगाई के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करने वाली है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ से आपको बता दें कई नेता जो हैं दिल्ली कूच कर चुके हैं और एक स्पेशल ट्रेन में वो सभी नेता दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि अपने प्रदर्शन के जरिए इस बार जो कांग्रेस है मोदी सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। पूरे देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली कूच कर रहे हैं। महंगाई को लेकर दिल्ली में आयोजित इस रैली और आंदोलन में शामिल होने वाले छत्तीसगढ़ से कांग्रेस कार्यकर्ता स्पेशल ट्रेन से दिल्ली रवाना हुए हैं और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने
रायपुर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया है। ये ट्रेन रायपुर के बाद बिलासपुर और उस्लापुर और पेंड्रा रोड में भी रुकेगी। यहाँ से भी कांग्रेसी ट्रेन में सवार होंगे और छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ट्रेन की व्यवस्था समन्वय हेतु अलग अलग प्रभारियों की नियुक्ति की है और स्पेशल ट्रेन के अलावा नियमित ट्रेनों, वायु मार्ग और सड़क मार्गों से भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली रैली में शामिल होंगे। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि 4 सितंबर को रामलीला मैदान में ये रैली होगी और छत्तीसगढ़ सहित अलग अलग राज्यों से लोग यहां पर आएंगे और महंगाई, खाद्य पदार्थों और जीएसटी पर लगाई गई को लेकर जो है बड़ा प्रदर्शन यहां पर होगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जिस तरीके से बात कर ली जाए, आज राजधानी में महंगाई को लेकर हल्ला बोल होने वाला है, एक रैली का आयोजन वहां पर किया गया है, तो छत्तीसगढ़ से कौन कौन नेता जो हैं अभी दिल्ली पहुंच चुके हैं, एक बार उसे लेकर पूरी अपडेट। देखिए, जिस तरीके से महंगाई के राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हल्ला बोल किए जा रहे हैं, उसी को लेकर के छत्तीसगढ़ से लगभग स्पेशल ट्रेन कर करके ही यहाँ से 3 से 4 हजार जो कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा बड़े नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, मंत्री अनिला भेड़िया और उसके साथ में कवासी लखमा सहित तमाम जो बड़े नेता हैं छत्तीसगढ़ से, वो दिल्ली पहुंच गए हैं और रामलीला मैदान में जिस तरीके से हल्ला बोल करेंगे, महंगाई को लेकर के जिस तरीके से विरोध करेंगे, उसको लेकर के खासा प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बेरोजगारी को लेकर के भी हल्ला बोल करेंगे, साथ ही साथ वहां जिस तरीके से महंगाई बढ़ती, महंगाई के और छत्तीसगढ़ की जो जनता है और पूरे देश की जो जनता है किस तरीके से मार खा रही है, उसको लेकर के भी इसमें हल्ला बोल करने की जो तैयारी है वो लगातार जारी है। पहले भी विरोध होता रहा है, ईडी के द्वारा जो छापेमार कार्रवाई चली है उस पर भी आज बहस होनी है। इसके अलावा जो बेरोजगारी, जो बढ़ते बेरोजगारी दर है, उसके ऊपर भी लगातार विरोध करने की जो तैयारी है आज दिल्ली रामलीला मैदान में की जाएगी। इसके साथ साथ जो छत्तीसगढ़ में पिछले 3 माह में जिस तरीके से जो बढ़ते हैं 144% जो महंगाई दर बढ़ गई है, उसके विरोध को लेकर के ही जो आज प्रदर्शन है, उसके साथ साथ कई ऐसे संगठन हैं, चाहे मजदूर संघ की बात की जाए, यहाँ युवा कांग्रेस की बात किया जाए, चाहे एनएसवाई की बात किया जाए, छत्तीसगढ़ से कई संख्या में पहुंचे हुए हैं, स्पेशल ट्रेन करके ही गए हुए हैं। लेकिन यहाँ एक बात और समझने वाली बात है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की पायदान में खड़ा होकर के बात करने वाली बात निकल करके सामने आती है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो विरोध दर्ज कराने के लिए जो गए हैं, 3 माह पहले जिस तरीके से विरोध कराए थे, उससे आप जो विरोध करने के लिए जो दिल्ली जा रहे हैं, ये काफी विचारने बात है और ये सबसे एक मुहिम के तहत देखा भी जा रहा है। आने वाले कल में ये भी होगा कि एक बड़े आंदोलन के रूप में छत्तीसगढ़ में भी करने की जो तैयारी है वो लगातार जारी है। चाहे ईडी के मामले में घेरने की तैयारी हो, चाहे अन्य किसी भी मामले की तैयारी हो, छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस है लगातार केंद्र सरकार को घेरती नजर आ रही है। जी अखिलेश, जैसे बात कर लें, जिस तरीके से राजधानी में आज महंगाई को लेकर बड़ी रैली है उसका आयोजन किया गया है, इसी कड़ी में क्या छत्तीसगढ़ में भी कोई महंगाई को लेकर इस तरीके के प्रदर्शन आज देखने को मिल सकते हो? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में दिल्ली के तर्ज में ही आज कई ऐसे स्थान हैं जहां चिन्हांकित किया गया है और छत्तीसगढ़ में भी इसका खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। अलग अलग स्थानों में लोग इकट्ठे होकर के और कांग्रेस से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता है जो दिल्ली नहीं जा पाए हैं, ऐसे आज कार्यकर्ता जो है आज विरोध प्रदर्शन करेंगे, चाहे गैस को लेकर के हो, पेट्रोल को लेकर के हो, चाहे खाद्य की सामग्री को लेकर के हो, ऐसे विषयों को लेकर के ही आज अलग अलग स्थानों पर बैठ करके ही इसका प्रदर्शन जो है वो सुचारू रूप से तैयार किया गया है और निश्चित तौर पे आज देखने को मिलेगा। और कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिया गया था जिसमें उल्लेख भी किया गया था कि निश्चित तौर पे अलग अलग स्थानों पे, चाहे अलग अलग संगठन के माध्यम से हो, इसमें विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी है। चाहे प्रदेश स्तर की जो कांग्रेस की बात किया जाए, जिला स्तर की कांग्रेस की बात किया जाए, तो अलग अलग जिले में भी छत्तीसगढ़ के जो जिले हैं उसमें भी प्रदर्शन करने की तैयारी है और छत्तीसगढ़ की जो राजधानी रायपुर है उसमें भी एक बड़ा विरोध करने की जो तैयारी है शहर कांग्रेस द्वारा, वो भी लगातार जारी रहेगी। जी अखिलेश, जिस तरीके से बात की जाए, विपक्ष जो है, जो लोगों के मुद्दे होते हैं उन्हें उठाने का काम करती है, तो इसी कड़ी में जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है आज प्रदर्शन करने वाली है, रैली का आयोजन उनके द्वारा किया जा रहा है, तो ऐसे में जनता का कितना समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है?
देखिए, बढ़ते महंगाई से सबसे ज्यादा परेशान जो है वो लगभग जो जनरल कैटेगरी का है, चाहे उच्च वर्ग की बात किया जाए चाहे निचले स्तर की बात किया जाए, ये खासा प्रभाव में नहीं पड़ते हैं। लेकिन जो मध्यम वर्गीय जो परिवार है वो सबसे ज्यादा प्रताड़ना होती है। उनकी जो सैलरी है, चाहे उनकी जो बात किया जाए इनकम को, तो वो इम्प्रूव नहीं हो पाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो महंगाई की जो मार है सबसे ज्यादा इन्हीं मध्यम वर्गीय परिवार को झेलना पड़ता है, और मध्यम वर्गीय परिवार में सबसे ज्यादा संख्या होती है। तो मध्यम वर्गीय परिवार लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर के विरोध पहले भी करते आई है, और अब भी विरोध की जो तर्ज पे देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पे देखने को मिल रहा है। तो मध्यम वर्गीय परिवार का जो रुझान है वो सबसे ज्यादा महंगाई को लेकर के है, चाहे खाद्य उसकी सामग्री की बात किया जाए, चाहे अन्य सामग्री की बात किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने विधानसभा भर्तियों में घोटाले के मामले में 3 सदस्य विशेषज्ञों की टीम गठित की है। ये कमेटी 1 माह के भीतर विधानसभा में हुई भर्तियों की जांच रिपोर्ट देगी और समिति में पूर्व IAS अधिकारी DK कोटिया को अध्यक्ष और सुरेंद्र सिंह रावत और अविंद्र सिंह को सदस्य में शामिल किया गया है। विधानसभा सचिव मुकेश सिंगल को जांच तक लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है, लेकिन उन्हें जांच समिति को सहयोग करने के लिए वो उपस्थित रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बैकडोर भर्तियों को लेकर विधानसभा की गरिमा को आहत पहुंची है, इसलिए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जितने भी बदलाव करने पड़े करूंगी। उन्होंने सही जांच का भरोसा दिलाया है। आगे कहा कि न खाऊंगी और न खाने दूंगी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने सचिव विधानसभा का कक्ष सील कर दिया है और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि जांच रिपोर्ट में भर्तियों को लेकर जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच समिति वर्ष 2012 से लेकर 2022 तक विधानसभा में हुई नियुक्तियों की जांच करेंगे और इसके साथ ही 2000 और 2011 तक विधानसभा में भर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश की सेवा नियमावली लागू थी और जरूरत पड़ने पर विशेष समिति इसकी जांच भी करेगी। वहीं विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने कहा कि ये मामले से भटकाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कमेटी पर भरोसा नहीं है और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी की बेटी है, जिनकी छवि एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति के रूप में देखी जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भी अपने पिता की तरह ईमानदारी से जांच कराएगी। कुछ 2-3 दिन से इस मसले पर अपना विचार क्या मेरा विचार होना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए, उस पर मैं मैंने मंथन किया है और मैं अब आपके सामने एक प्रेस नोट पढ़ना चाहूँगी जो मेरा आपको पूरा विचार बताएगा और हम क्या करने जा रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर। उत्तराखंड विधानसभा प्रदेश का सर्वोच्च सदन है। इसकी गरिमा को बनाए व बचाए रखना मेरा दायित्व ही नहीं, मेरा कर्तव्य भी है। एक बात मैं स्पष्ट रूप से प्रदेशवासियों को और खास तौर पर उत्तराखंड के युवा वर्ग को कहना चाहूंगी, वह आश्वस्त रहें, मैं किसी को भी निराश नहीं होने दूंगी और सबके साथ न्याय होगा। मेरे लिए सदन की गरिमा से ऊपर कुछ भी नहीं है। इसको बनाए रखने के लिए कितने ही कठोर व कड़वे निर्णय लेने हों, मैं पीछे नहीं हटूंगी। विधानसभा परिसर लोकतंत्र का मंदिर है। अध्यक्ष होने के नाते किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं अनुशासनहीनता मुझे स्वीकार्य नहीं है। विधानसभा व प्रदेश के हित में मुझे जितने भी रिफॉर्म्स विधानसभा में करने पड़ेंगे, मैं उनके लिए पूरी तरह से तैयार हूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूं। मीडिया व अन्य विभिन्न स्रोतों से विधानसभा सचिवालय में कार्मिकों, अधिकारियों की विधि एवं सेवा नियमों के विरुद्ध नियुक्तियों, पदोन्नति के संबंध में प्राप्त जानकारी के आधार पर जनहित में मैंने आज 2 बड़े निर्णय लिए हैं। विशेषज्ञ जांच समिति गठित की है, एक्सपर्ट कमेटी गठित की है, जिसमें श्री दिलीप कुमार कोटिया अध्यक्ष, श्री सुरेंद्र सिंह रावत सदस्य एवं श्री अवनेंद्र सिंह नयाल सदस्य होंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से यशराज आनंद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। यशराज, जिस तरीके से बात कर ली जाए विधानसभा बैकडोर भर्तियों को लेकर अगर बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने विधानसभा भर्ती में घोटाले के मामले में 3 सदस्यीय विशेषज्ञों की
कमेटी गठित की है और ये कमेटी 1 माह के भीतर विधानसभा में हुई भर्तियों की जांच रिपोर्ट देगी। समिति में पूर्व IAS अधिकारी DK कोटिया और अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह रावत और अविनेंद्र सिंह को सदस्य शामिल किया गया है और विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को जांच तक लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है, लेकिन उन्हें जांच समिति को सहयोग करने के लिए वो उपस्थित रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बैकडोर भर्तियों को लेकर विधानसभा की गरिमा को आहत पहुंची है और इसीलिए दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि जितने भी बदलाव करने पड़ेंगे मैं करूंगी और सही जांच का भरोसा जो है ऋतु खंडूरी द्वारा दिया गया और उन्होंने आगे कहा कि जितने भी बदलाव करने पड़ेंगे वो किया जाएंगे और ना खाऊंगी ना और खाने दूंगी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने सचिव विधानसभा का कक्ष सील कर दिया है और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि जांच रिपोर्ट में भर्तियों को लेकर जो तथ्य सामने आएंगे उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच समिति वर्ष 2012 से लेकर 2022 तक विधानसभा में हुई नियुक्तियों की जांच करेंगे। इसके साथ ही 2000 से 2011 तक विधानसभा में भर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश की सेवा नियमावली लागू थी और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ समिति इसकी भी जांच करेगी। वहीं विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर पूर्व कांग्रेस इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशराज, जिस तरीके से विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले की अगर बात कर ली जाए तो इसमें ऋतु खंडूरी ने जो है 3 सदस्यीय टीम का जो है गठन किया है। एक बार इसे लेकर पूरी अपडेट। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो आपको बता दें विधानसभा अध्यक्ष तो चलिए मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।